में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इशाल अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, आप सबको मुबारक हो एक बार फिर से, ख़ासतौर पे क्रिकेट शायकीन को जिनकी मुनासबत से, जिनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक बार फिर से PSL का मेला सज चुका है। पिंडी के अंदर मैचेस हो रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, और वो टीम्स जो कि पॉइंट टेबल पे सबसे ऊपर थी वो नीचे आ रही हैं, नीचे से ऊपर जा रही हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इस तमाम जो इवेंट है उसको मंसूब किया गया है, जो पाकिस्तान ने मार्का अपने नाम किया है और अफवाज के नाम कर दिया गया है। और जनाब, पहला दिन आर्मी, दूसरा दिन नेवी, तीसरा दिन एयरफोर्स के नाम किया गया है। और रावलपिंडी स्टेडियम में मैच से कबल खिलाड़ियों ने ऑफिशियल्स और मुसल्लह अफवाज से भरपूर यकजहती का इजहार किया। तो ये पाकिस्तान की बहादुर अफवाज हैं जिनको हम हिराज तहसीन पेश करते हैं, और यकीनी तौर पर हमारी अफवाज ने साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। इसलिए जो PSL है उसको मुसल्लह अफवाज के नाम कर दिया गया है। तो जनाब, ये वही पिंडी स्टेडियम है जिसके अंदर आपने कल का मैच देखा और ये तमाम तकरीब देखी, जिसको भारत बार बार कह रहा था, क्लेम कर रहा था कि भारत ने पिंडी स्टेडियम तबाह कर दिया है। तो जनाब, इस स्टेडियम को आप देख सकते हैं कि भारत का जो भोंडा मजाक है वो किस तरह से खुल खुल कर उसकी कलई सामने आ रही है। और हम मोदी सरकार को भी थैंक यू कहना चाहेंगे, जिनकी वजह से पूरी अफवाज, पाकिस्तानी अवाम और हम सब एक साथ एक पेज पर खड़े हैं। तो ये यकीनी तौर पर मोदी की ही बनाई हुई साजिशें और मोदी की बनाए हुए खेल, जिसके अंदर वो खुद ही फंस चुका है बुरी तरह। जो खेल उन्होंने हमारे खिलाफ सजाया था, जो जाल बिछाया था, उसमें वो खुद फंस चुके हैं। हमें यकजान कर दिया है, यक आवाज़ कर दिया है, एक पेज पे कर दिया है। तो पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद हो इस ज़बरदस्त PSL के इनेकाद पर, दोबारा से रिवाइवल के ऊपर, जिसमें तमाम अफवाज, उनके सरबराहान, उनके नुमाइंदगान हमारे शाना बशाना खड़े हैं और इन ज़बरदस्त मैचेस का हिस्सा भी हैं। शायकीन भी पहले से ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यकीनी तौर पे हमारा अपना इवेंट है, इसे कामयाब बनाना, इसमें शिरकत करना, इनमें टीम्स को खेलते हुए देखना यकीनी तौर पे किसकी ख्वाहिश नहीं होगी। तो ज़बरदस्त मैचेस का नाज़रीन सिलसिला जारी है। अब आते हैं ज़रा पॉइंट्स टेबल की तरफ और आपको बताते हैं कि कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल पे कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बहुत ही सनसनीखेज़ मैचेस होने जा रहे हैं। शायकीन क्रिकेट तो बेसब्री से इंतज़ार कर ही रहे हैं कि PSL का फातेह कौन होता है। 10वां ये सीज़न है PSL का, और जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं इसके अंदर मज़ीद बेहतरी आ रही है, मज़ीद लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। नया टैलेंट तो आता ही है, नया टैलेंट तो हंट होता ही है, साथ में गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ जो हमारे खिलाड़ियों का मर्जर होता है वो एक अलग ही मज़ा देता है। तो नाज़रीन, पॉइंट टेबल पे ज़रा आ जाते हैं। आपको याद होगा कोयटा आखिर में कहीं स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही थी जब PSL शुरू हुआ था, लेकिन जनाब अपनी मेहनत से, अपनी कारकर्दगी से, अपनी परफॉर्मेंस से वो इस वक्त लीड कर रहे हैं सबसे ज़्यादा मैच जीत के। तो 10 मैचेस खेले हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, 7 जीत चुके हैं, सिर्फ 2 आ रहे हैं, और इस वक्त पॉइंट टेबल पे उनकी जो पोजीशन है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पे नाज़रीन इस्लामाबाद यूनाइटेड आप तवक्को कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कराची किंग्स आ चुकी है दूसरे नंबर पे। ये बिल्कुल बॉटम वाली टीम्स थी जो कि अब आपको दिखाई दे रही हैं टॉप के ऊपर। 9 मैचेस खेले, 6 जीते, 3 हारे हैं, और इस तरह से पॉइंट टेबल पे ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आ चुकी है लाहौर कलंदर्स, आपकी हमारी सबकी फेवरेट लाहौर कलंदर ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है अगर PSL सीज़न 10 का फातेह इन्हें बनना है। तो 10 मैचेस खेले, 5 जीते हैं, 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इस तरह से इनकी जो पोजीशन है पॉइंट टेबल पे वो तीसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि फातेह अपने टाइटल का दिफा भी कर रही है, पॉइंट टेबल पे एक लंबे अरसे तक ये विराजमान रही सबसे ऊपर, लेकिन अब ये चौथे नंबर पर आ चुकी है जनाब, और इन्हें भी बहुत मेहनत करनी होगी अगर इन्हें फातेह होना है। तो असल जो मुकाबला पहले हम समझ रहे थे कि कोयटा और इस्लामाबाद के दरमियान में होगा, ऐसा भी नहीं है। लाहौर और कराची इनसे बेहतर हो चुकी हैं। अच्छा जी, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स, ये 2 ऐसी टीम्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों के करीब थी। क्यों? क्योंकि एक में बाबर आजम है जिन्हें किंग बाबर कहा जाता है, और दूसरे में थे हमारे रिजवान, मोहम्मद रिजवान कौमी टीम के कैप्टन भी हैं। तो इन दोनों की जो टीम्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो इवेंट से ही बाहर हो चुकी हैं अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से। हम ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही मतलब इनको आउट क्लास किया गया, लेकिन बहरहाल इन्होंने कोशिश की है, नाकाफ़ी थी वो कोशिशें, इस वजह से पॉइंट टेबल पे ना सिर्फ ये एंड में है बल्कि इवेंट से भी बाहर हो चुकी है। तो अब सही मुकाबला है जो कोयटा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के दरमियान। आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है हमें बताइएगा, हम जो पोजीशन है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी ज़रा आ जाते हैं इशाल की तरफ और आपको बताते हैं कि आज की टॉप 5 स्टोरीज़ क्या हैं। फिर उसके बाद हमारे साथ होंगे PJ मीर साहब और उनसे हम जानेंगे
कि इन मैचेस को लेकर खासतौर पे जो अफवाज पाकिस्तान के नाम किए गए हैं इस इवेंट को, इस पर उनकी राय क्या है? जी पीजे साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, आपसे ही राय जानते हैं। वैसे तो इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है पीएसएल, और वापस पीएसएल स्टार्ट होने पर हमें बड़ी खुशी हो रही है। और जिस तरह कल का इवेंट हुआ, यकीनी तौर पर एक तो भारत को मुंह तोड़ जवाब मिल गया है कि जिस स्टेडियम को तबाह करने की बात करें तो स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं। उसके बाद दूसरी अगर हम बात कर लें टीमों की, तो टीमों के अंदर हम देख रहे हैं कि मुसलसल अप डाउन चल रहा है। जो टीम सबसे अच्छी टीम तस्वुर की जा रही थी वो टीम्स नीचे आ गई हैं, जो टीम बिल्कुल जीरो पर खड़ी थी वो टीम एकदम से ऊपर चली गई हैं। और जो हमारे साबिक कप्तान और मौजूदा कप्तान, उन दोनों की टीमें जो हैं वो सफर करती हुई नजर आई थ्रू आउट हमें इवेंट के अंदर, और अब वो भी दोनों बाहर हो गई हैं। क्या कहेंगे इस पूरे इवेंट को? देखिए, सबसे पहले तो पूरा जो इवेंट है शाल, ये एक बहुत बड़ा आपको तमाचा है हिंदुस्तान के ऊपर, कि जिसने खेल के अंदर इतनी, मैं कह रहा हूँ, बदतरीन अपनी आप कह लो कि कारकर्दगी दिखाई है। और यार, ये क्या वजह है? एक तो तुम पाकिस्तान आते नहीं हो, फिर दूसरा अगर आते हो तो मिसाइल के यार, कितने शर्म की बात है कि वैसे आपने आना नहीं इस मुल्क में खेलने के लिए, लेकिन मिसाइल आपने भेज देने। और यार, अगर भेजने हैं तो किसी ऐसी जगह पे भेजो जो कि कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है या कुछ और है। लेकिन ये एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हिंदुस्तान ने एक नीच से नीच हरकत दिखाई है। खेल से नफरत का इजहार यकीनी तौर पे अफसोसनाक है, लेकिन जिस तरह से हमने अफवाज पाकिस्तान के नाम किया, यकीनी तौर पे ये उनका मोराल तो बुलंद करने के लिए है ही, लेकिन जो आपस में मोहब्बत देख रहे हैं, जो एक खलीज था वो दूर हो गया, सभी एक ही पेश पे यक आवाज़ यकजान हो गए, ये कितना खुशाइंद है मीर साहब? जुनैद, पूरी दुनिया में आप देखोगे कि इख्तिलाफ होते हैं, ये जिंदगी का नाम ही इख्तिलाफ है। और लेकिन आज मैं नरेंद्र मोदी को कहूंगा, यार थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, आपने हमें जोड़ दिया, आपने हमें पक्का कर दिया है, और आपने हमें बता दिया है कि जो मर्जी आपस के इख्तिलाफात हैं, हम एक हैं, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। और ये जो चीज है, मैं हमें आजमाने की एक वो दे भी दिया, ऑप्शन भी दे दी, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि हम अपने मिसाइल को आजमा नहीं पा रहे थे, हम अपने जहाज़ों को, अपने पायलट्स को आजमा नहीं पा रहे थे। हमें एक मौका दे दिया कि हम वो सारी चीज़ें अपनी आजमा सके, एक अपना ट्रायल टेस्ट भी कर सके। तो यकीनी तौर पर भारत को भी पता चल गया और हमें भी पता चल गया कि हम किस कैपेसिटी में मौजूद है। विशाल, हमने तो अभी ट्रेलर दिखाया है, हमने तो सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है। ये तो आगे आए तो फिर आप इनको बताएंगे। और ये मैं आपको बता देता हूँ, आज ये जरूर कुछ ना कुछ हरकत करेंगे। ये शैतान है, ये इंसान नहीं है, और ये शैतानी दिखाएंगे। सीज़फायर खत्म हो गई है ना, आपने देखना कि ये चंद दिनों के अंदर फिर अपना असली चेहरा दिखाएंगे। और इंशाअल्लाह, जैसे आपने भी कहा है, पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान में कि हम इनका ऐसा जवाब देंगे कि ये याद रखेंगे कि इन्होंने पंगा किससे ले लिया है। 1965, 1971, कारगिल, बालाकोट, पुलवामा, पहलनगर, ये सारी चीजें पास्ट हैं। आज पाकिस्तान वो नहीं है जो ये समझते थे। एक और चीज भी है कि ये पहली बार शायद भारत इस तरह से उसका चेहरा बेनकाब हुआ है कि भारत किस तरह से प्रोपोगेंडा, झूठ का सहारा लेकर, अपने झूठे मीडिया का सहारा लेकर इस तरह से प्रोपोगेंडा करता है कि पूरी दुनिया को सच कुछ और ही नजर आता है। और इस बार भी हम देख रहे हैं जिस तरह के उन्होंने विजुअल्स दिखाए हैं, जिस तरह की फेक पिक्चर्स दिखाई हैं, वीडियोस बनाकर दिखाई हैं कि हमारे कौन कौन से इलाके, कभी तो पोर्ट बन जाता है, बंदरगाह बन जाती है लाहौर के अंदर, उसको तबाह कर देते हैं, जबकि हमारे पास तो एक बची खुची एक केनाल नहर ही है जिसको तबाह करके चले जाते हैं। कभी हमारा रावलपिंडी स्टेडियम की बात करते हैं, चीचावतनी में एयरपोर्ट बन जाता है, चीचावतनी के अंदर हमारा एयरपोर्ट तबाह कर दिया। तो इस तरह के जो विजुअल्स वो दिखाते हैं, यकीनी तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर आश्कार हो चुका है कि भारतीय जो मीडिया है वो क्या प्रोपोगेंडा करता है और भारत इस वक्त क्या दुनिया को दिखाना चाह रहा है और असल हकीकत क्या है। मुझे तो अफसोस है कि ये जो कहते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज, ये तो इन्होंने मजाक बना दिया अपनी मीडिया का, जो आप बात कर रही हैं। ये इतनी, मैं समझता हूँ, शर्मनाक बात है कि इनका मीडिया इतना गिर गया। और कई लोग हैं इसमें अच्छे, जो आपने सुना भी, लेकिन इन्होंने अपनी बेइज्जती खुद कराई। आप भी कह रहे हो कि ग्राउंड पे इन्होंने वो मार दिया, ये मार दिया। वो यार, ये लोग निहत्ते कश्मीरियों को किस तरह मार रहे हैं, निहत्ते दलित्स को, मिजोरम को, नागाज को, तमिल्स को, और खालिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने स्टेडियम में ऐसे लोगों पे बम चलाने ना, ये मिसाइल, तो ये कौम ही बिल्कुल ये कौम नहीं है।
ये बिल्कुल आप इनको कहो कि ये वो बनिया है, और ये बिल्कुल जो सही। बनिया है ना, ये हरकत भी यही करता है। और इसके लिए आप हमारे पास जवाब है, इंशाल्लाह इनका जवाब देंगे, और आप देखेंगे कि जितनी भी इनकी मकारी है हम इसको दूर करके रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, शॉर्टली अगर मैच की सूरत हाल या पीएसएल की सूरत हाल पे आने से पहले मीर साहब आपकी राय क्या है? हमने मुंह तोड़ जवाब मौके पे तो दे दिया, हमारी अफवाज ने भी दे दिया। हमें भारत का किन किन महाजों पे मुकाबला करना होगा और होमवर्क कितना ज़रूरी है? हमारी यूथ के लिए क्या मैसेज है? फिर ज़रा अपना तबसरा कीजिएगा पीएसएल मैचेस के हवाले से जो बाकी रह गए। जुनैद, सबसे पहले तो आपने कहा ना कि हमें क्या करना चाहिए। आपका प्रोग्राम जो भी देख रहा है पाकिस्तान में या बाहर, जी जो भी देख रहा है पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर अगर आपको नंबर 1, या आपके सवाल पे नंबर 1 आपको कोई भी मशकूक या कोई सस्पिशियस चीज नजर आए, आपने सिक्योरिटी को कॉल करनी है, पुलिस को कॉल करें, सिक्योरिटी नंबर्स पे कॉल करें, और आप एक हिस्सा बने पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तान की हुकूमत का और ऑपोजिशन का, सबका। बिल्कुल ठीक है। आपका एक फर्ज बनता है कि आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये वक्त है पीजे साहब, यकजहती का। पीजे साहब, हम इसके इसके इस मैसेज के साथ ही आपकी तरफ वापस आते हैं। एक बाहम खबर हमारे साथ हमारे पैनल ने शेयर की है, पहले शेयर करते हैं, उसके बाद फिर अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के रिहाइशगाह पर आमद हुई है। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत की और फातिहा ख़ानी की है। उन्होंने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद ने एक बहादुर सपूत होने के नाते जो ऑपरेशनल एयरबेस पर दुश्मन के हमले के दौरान फ़र्ज शनासी करते हुए जामे शहादत नोश किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल, मनाजिर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एयर चीफ पहुँचे हैं, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइशगाह आमद। ISPR के मुताबिक बताया गया है कि एयर चीफ मार्शल ने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत की, फातिहा ख़ानी की और उन्होंने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद ने एक ऑपरेशनल एयरबेस पर दुश्मन के हमले के दौरान फ़र्ज शनासी करते हुए जामे शहादत नोश किया। इस वक्त शोहदा से यकजहती का इजहार किया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदगान हो, सरबराहान हो या फिर हमारी हुकूमती शख्सियात, उनके घर जाके उनसे यकजहती का इजहार किया जा रहा है। एक बार फिर से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। सबसे पहले तो ये जो आपने विजुअल्स दिखाए हैं, ये जो इनके जो जहाज गिरे हैं, या इनके चीफ्स गए हैं कहीं किसी के घर? आपने देखा किसी मीडिया में? जी, वो कुछ नहीं दिखाया इन्होंने, कुछ भी नहीं दिखाया। ये तो हमारे तीनों चीफ्स हर जगह गए हैं, और तीनों चीफ्स को क्रेडिट है कि जो पाकिस्तान का इन्होंने दिफा किया है। ये हो गया अपनी जगह पे। बात आती है अब ये जो हमारा अब ये PSL है, ये हमारा एक ब्लू चिप, एक आप कह लो कि एक फ्रंट है, और इसके अंदर इन्होंने यहाँ भी, अब अंदाजा लगाओ, इन्होंने यहाँ भी गंद करने की कोशिश की। हमारे किसी लड़के को खेलने उधर IPL में खेलने ये बुलाते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ जो लोग आते हैं जो कि फॉरेनर्स हैं, उनको डराने के लिए ग्राउंड पे एक मिसाइल मार दिया। अब मुझे बताओ कितनी सब, और 12 ये जो 2012 के अंदर ये जो यहाँ हुआ था इंसिडेंट, ये किसने करवाया था? हिंदुस्तान ने। और इसीलिए 11 साल हम क्रिकेट के बाहर रहे, सिर्फ इनकी वजह के ऊपर। अब आप मुझे बताओ ये किस किस्म के लोग हैं यार? ये बंदर की औलाद, मुझे बताओ ये क्या, यही तुम्हारे पास रह गया है? खुदा के लिए आपके अंदर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके अंदर वो बंदर आ गए हैं जिनके हाथ में उस्तरा आ गए। और ये जो उस्तरा सर, वैसे तो माचिस होती थी, आपने उस्तरा ही दे दिया। सर, बंदर के हाथ माचिस होती थी, वो जंगल को आग लगा देता था। नहीं, वो उस तरह से वो बंदर ना सारों की ट्रेंड करता जा रहा है। और ये उस्तरा लेके फिर रहे हर चीज को काटने के चक्कर में। और इन्होंने ये क्या, और बेड़ा कर किसका करें? अपना। हर जगह एक्सपोज हो गए हैं। और एक मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी है कि हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है, पाकिस्तान का केस बाहर प्रेजेंट करेगा। मैं बहुत देर से कह रहा हूँ ये होना चाहिए था,
चलो चले। हिंदुस्तान ने अच्छा, भी आपने इस पे बात कर ली मीर साहब, बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने भी शशि थरूर की क़यादत में, जो कि और कांग्रेस के रहनुमा है, हैरत ये है कि उनके ऑपोजिशन भी सच बोलने के उसमें मूड में दिखाई नहीं दे रही या फिर इतना दबाव है उन पे। शशि थरूर की क़यादत में उन्होंने डेलीगेशन बनाया जो दुनिया में जाके झूठ का वावेला करेगा और एक बार फिर से अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश करेगा। लेकिन चले, हमने भी एक वफ्द बनाया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, पहले ही दुनिया इसको एक्नॉलेज कर चुकी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि उसमें पीटीआई के दोस्त भी होने चाहिए थे? बिल्कुल होने चाहिए थे, बिल्कुल इसके पीटीआई के मेंबर्स इसमें होने चाहिए, कोई शक नहीं है। पीटीआई उतनी पाकिस्तानी है जितना कोई और पाकिस्तानी है। देखो, यहाँ इख्तलाफात होते हैं लेकिन यहाँ यकजहती दिखानी है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक हैं, ये हमारा मोटो है। अब आपने शशि थरूर की बात की जी, इसको हम एक वक्त पे सपोर्ट कर रहे थे एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस। तो मैं न्यूयॉर्क में था प्राइम मिनिस्टर के साथ, वहां बात हुई कि जी इसके बंदे आ रहे थे खुद भी कि जी हमें सपोर्ट करें। हमने कहा कि हम करेंगे सपोर्ट, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि नहीं किया। तो आज देखो ये वही आदमी कि जो आज पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा जी, हुआ है। जी, जी, ये इसकी बिल्ली आवाज थैले से अच्छी बाहर है। आ गया ना, इसलिए- असलियत अब छुपाए नहीं छुप रही इनसे। वो कहते हैं ना पंजाबी के अंदर थोड़ी बहुता पै गया, ये उसके अंदर वो आ गया है। और ये वो आदमी है कि जो मैं बड़ा समझता था कि ये ये एक रैशनल आदमी है, एक सेंसिबल आदमी है, बट बहरहाल इसने हिंदुस्तान की हिमायत करनी है, हिंदुस्तानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमें हम अपने जो आप गए को हैं- सफारती तौर पर जितना मजबूत हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, जितना अच्छा हम पाकिस्तान का केस Yes. रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और इसकी कोशिश शुरू कर दी गई है। ये खुशाइंद बात है। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपका, हमारे साथ मौजूद है पीजे मीर साहब से। वो कह रहे हैं कि हमें मोदी ने यकजान कर दिया है। हम फ़ौज पाकिस्तान के तमाम शोबे हों, हमारी पाकिस्तान की आवाम हो, हमारी सियासी लीडरशिप हो, तमाम लोग इस वक्त एक पेज पर आ और चुके हैं। फोकस्ड यही कर एक दिया अच्छी है, बात फोकस्ड कर दिया है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है। हम दाएं बाएं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना और हमने किसे पे छाड़ना है, ये बहुत क्लैरिटी आ चुकी है। क्योंकि बड़े अरसे तक अमन की आशा का खेल खेला जाता रहा, लेकिन अब ये चीज़ें आया हो चुकी हैं और इंशाल्लाह इसी तरह से ये सफ़र जारी सारी रहेगा। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे गलियों तक से कौमी टीम का सफ़र किस तरह से मुमकिन हो पाया। लेकिन एक ब्रेक के बाद अब कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने गलियों से कौमी टीम तक का सफ़र कर लिया है। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का 3 माह का ये तरबेती कैंप जारी है, जिसमें इस्लामाबाद में 60 मुंतखब खिलाड़ियों को अब तरबियत दी जा रही है कैंप्स के अंदर। और फुटबॉल ट्रेनिंग के साथ तमाम सहूलियात भी इन्हें फराहम की जा रही हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। मैदान प्रोजेक्ट के तहत नाज़रीन 27 अजला हैं, जिनमें 2100 से ज़ायद नौजवानों ने इन ट्रायल्स में हिस्सा भी लिया और पाकिस्तान ने नॉर्वे कप में 2023 में सिल्वर और 2024 में सेमीफाइनल तक रसाई भी हासिल कर ली है। तो दो सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, रेहान साजिद जी, प्लेयर स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम, और रेहान ताहिर, मैनेजर प्रोजेक्ट मैदान। वेलकम टू शो कहेंगे आप दोनों को। सबसे पहले हसनैन साजिद आपकी तरफ आऊँगी, आपने ये सफ़र किस तरह से शुरू किया और आप इस बार सेलेक्ट हुए हैं, कितना मुश्किल रहा ये कंपटीशन, क्योंकि 2100 इसमें बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिनमें से सिलेक्ट होने वाले बच्चे जो हैं उनको चुना गया, तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा ये सफ़र? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसनैन साजिद है। मेरा ताल्लुक़ कराची का एक छोटा सा एरिया लियारी से, जिसे मिनी ब्राज़ील कहा जाता है। मैं एक गोलकीपर हूँ। हमारे ट्रेल कराची में कक्करी स्पोर्ट कम्प्लेक्स में हुए थे, वहाँ पर 120 से ज़्यादा बच्चे थे, तो कंपटीशन बहुत टफ था। तो हम लोग वहाँ पर भी 7 या 8 गोलकीपर थे, तो हमारा वहाँ पर ट्रेल हुआ, मेरा नाम सेलेक्ट हुआ। तो हमारा कैंप लगा वज़ीराबाद में। वज़ीराबाद में भी 170 से ज़्यादा बच्चे थे, तो वहाँ पर भी हमारा कंपटीशन बहुत टफ था। वज़ीराबाद में तो बहुत टफ था, वहाँ पर 12-17 गोलकीपर थे हमारे, बहुत टफ था। वहाँ पर भी हमारा नाम सेलेक्ट हुआ। 15 दिन का कैंप लगा वज़ीराबाद में। तो रशीद कोच ने हमें बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया और मुझे ये मौका पहली बार मिला था मैदान की तरफ से। मुझे ये मौका पहली बार मिला था, मैं इंतज़ार कर रहा था मुझे ये मौका मिले जी। तो मेरा नाम वज़ीराबाद में सेलेक्ट हुआ वहाँ पर। तो हमारा दूसरा कैंप इस्लामाबाद में लगा।
अभी हम लोग इस्लामाबाद में जिना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 1 महीने और है हम लोग का जी, हम लोग का ट्रेल ऊपर चल रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी हम लोग को ये कैंप में। ज़बरदस्त। और इसी तरह से हसनैन जम के खेलिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, रेहान ताहिर भी आपके साथ मौजूद हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के मैनेजर भी हैं। आपके लिए बताइएगा रेहान कि किस किस्म की मुश्किलात पेश आई हैं? क्या टैलेंट को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल था या फिर इतना टैलेंट था कि उसमें से सिलेक्ट करना मुश्किल हो, किसे रखा जाए, किसे नज़रअंदाज किया जाए? बहुत शुक्रिया जी आपका। यकीनन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ज़रखेज़ है टैलेंट के हवाले से। हमने पाकिस्तान के 27 अजला में ख़ुद पहुंचकर इस टैलेंट को ना सिर्फ इस साल बल्कि गुज़श्ता 10 सालों से हम इस काविश को अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और ये हमारी 11वीं शिरकत होगी नॉर्वे कप 2025 की सूरत में इंशाल्लाह। तो हम उन जगह पर पहुंचे जहां पर पाकिस्तान का यंग टैलेंट मौजूद है। क्योंकि प्रोजेक्ट मैदान मुस्लिम हैंड्स का वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम 3 चीज़ों के लिए उन बच्चों को तलाश करते हैं जिनको राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू प्ले एंड राइट टू एजुकेट के लिए हम तैयार करें। और वो बच्चे जो वालिदैन की सरपरस्ती के बगैर 10 से 12 घंटे गली कूचों पर वक्त गुजार देते हैं, हम उनके उस टैलेंट को सामने लेकर आते हैं और तराशने की कोशिश करते हैं और फिर आलमी स्तर पर ले जाने के लिए नॉर्वे कप हो या कोई भी ऐसा कप हो, उसके लिए हम अपनी कोशिशों को सर्व करते हैं। हम जब वहाँ पर पहुँचे तो यकीनन 2200 से ज़्यादा बच्चे इन तमाम ट्रायल्स में हमारे साथ शरीके सफ़र रहे। और पहला जो कैंप था वो वज़ीराबाद में हमने 167 बच्चों को फेज आउट किया, उसमें से स्क्रीन किया और अब 60 बच्चे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में फुटबॉल सबसे ज़्यादा मारूफ खेल है, गली कूचों के बच्चों का सबसे हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। और वैसे भी ये शेर जो है बड़ा फिट बैठते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज़ है, साकी यकीनी तौर पर बड़ी जरहेज़ है। लेकिन क्योंकि ये गली कूचों में खेलने वाले बच्चे हैं और फ्री तौर पर ये खेलते हैं, इनको किसी कोच की, किसी रहनुमा की रहनुमाई अब तक नहीं मिली होती है, तो कितना मुश्किल होता है इन बच्चों को ट्रेन किया जाना, इनको डिसिप्लिन में लाया जाना। और आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 60 बच्चे हैं जिनको आप अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्या ये 60 के 60 बच्चे आगे जाएंगे या इनमें से भी फिर कुछ बच्चे जो है वो बच जाएंगे जिनको आप आगे लेकर जाएंगे? जी, प्रोजेक्ट मैदान बेसिकली इस वक्त जो लार्जेस्ट ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्योंकि लॉन्च किए हुए है, तो हमारा मकसद यह है कि सबसे पहले इनकी सोशो साइको ट्रेनिंग करना, इनको एक एनवायरमेंटल जो है चैम्पियन के तौर पे सामने लेकर आना, क्योंकि ये मुल्की सफारतकार के तौर पे दुनिया में अपने आप को लेकर जाएंगे, पहचाने जाएंगे। फिर इनको आइडेंटिटी के कॉज के ऊपर लेकर आना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बुनियादी शनाख्ती कार्ड नहीं है, जिनके आइडेंटिटी कार्ड नहीं होते, जिनके पासपोर्ट में हमने बनाने हैं, अभी हम उनके लिए उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। फिर राइट टू प्ले एंड राइट टू एजुकेट, बुनियादी फहम देना उसको तालीम का, ख्वानदगी का। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको उस तरफ रागिब करना कि वो ख्वानदा हो जाए और फिर तालीम को जारी रख सके। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, जब बच्चा एक ऐसे माहौल से आता है और जब पूरे पाकिस्तान का एक गुलदस्ता हम यहाँ से जाते हैं, तो एक तो हुब्बुल वतनी का जज्बा उसके सामने आता है। दूसरी बात यह है कि वो सीखता है डिसिप्लिन, वो सीखता है उन बच्चों के साथ रहकर एक अच्छे माहौल में जहाँ पर उसको शऊर व आगही के साथ बुनियादी असूल सिखाए जाएँ। नमाज का ख्याल रखा जा रहा है इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए अच्छा खाना फराहम किया जा रहा है, इनको सलीकाबंदी के तमाम रेहान ये बताएगा कि अभी जिस लेवल पे बच्चे आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं और कितना इसके ऊपर और मेहनत करनी होगी? हुकूमती सतह पे भी क्या आपको कोई सपोर्ट मिल रही है, ये भी बताइएगा। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जी, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पहले मैं वो उस बात का जवाब रह गया कि 60 बच्चे में से इंशाल्लाह 15 बच्चे फाइनल के लिए सिलेक्ट होंगे, जो कि हमारे कौमी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, जो नॉर्वे जाएगा इंशाल्लाह 27 जुलाई को। ये बच्चे 11वीं शिरकत होगी, ये नए बच्चे हैं, नया हमारा स्क्वाड है। 11 सालों में 2014 ब्राज़ील कप से लेके आज 2025 के नॉर्वे कप तक आपकी दुआ से पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम में एक बच्चा भी किसी भी आलमी मुल्क में स्किप नहीं हुआ। हम यूरोप में भी गए, हम अफ्रीका के ममालिक में भी गए, हम कतर वर्ल्ड कप में भी गए, रशिया में भी गए। तो ये पाकिस्तान के वो बच्चे जिनको हमने ऐसी तरबियत दी है कि आपने कौम की नुमाइंदगी ऐसे अंदाज में करनी है। और नॉर्वे जब 2015 में हम गए तो आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान का नॉर्वे में दाखिला बंद था और इस स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने दरवाजे खोले। बेस्ट ऑफ लक रेहान, टीम के प्रोजेक्ट के मैनेजर, और हसनैन उनके साथ मौजूद थे। इस तरह के 60 ऐसे बच्चे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, जिनकी ग्रूमिंग चल रही है। पाकिस्तान के अंदर तो ज़बरदस्त ही प्ले करेंगे ही, इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जो कि बहुत ही खुश आइंद है।
बिल्कुल जी। और अब हम आपको आगे बता दें, क्योंकि फुटबॉल की बात हो रही है, तो फुटबॉल की दुनिया के ही बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी बात हो जाए, जो कि पैसा कमाने की दौड़ में तमाम एथलीट्स को पीछे छोड़ चुके हैं। फोर्ब्स की जानिब से 2025 का जो उनका मुआयना था, उसके अंदर ज़्यादा मुआवजा लेने वाले एथलीट्स की जो फहरिस्त जारी की है फोर्ब्स ने, उसमें पुर्तगाली फुटबॉलर जनाब क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। अरे वाह, बनता भी है जी। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी और उन्होंने इतनी मेहनत की है, स्ट्रगल की है, जिन्होंने गुज़श्ता एक साल में 27 करोड़ 50 लाख डॉलर्स कमाए हैं जनाब। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी आमदनी में 15 मिलियन डॉलर्स का इजाफा फुटबॉल ग्राउंड से बाहर ब्रांड्स, इंडोर और जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की अच्छी तादाद होने की वजह से मिलने वाली स्पॉन्सरशिप के जरिए कमाया है। तो फोर्ब्स मैगजीन की फहरिस्त में अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर स्टीफन क्री ने 15 करोड़ 56 लाख डॉलर्स कमाए हैं और वो इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं, जबकि बॉक्सर टाइसन फ्यूरी तीसरे, बॉक्सर टाइसन फ्यूरी 140 मिलियन डॉलर्स के साथ जनाब तीसरे नंबर पर हैं। डॉग तकरीबन 137 मिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर पर, और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं 135 मिलियन डॉलर के साथ 5वें नंबर पर। तो जनाब ये जो फहरिस्त फोर्ब्स ने जारी की है, यकीनी तौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पहला नंबर ही बनता है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। और अगर हम स्ट्रीट स्टार्स की बात कर रहे थे, तो ये भी बहुत ही एक नॉर्मल घराने से शुरू हुआ इनका सफ़र, और आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अब कहाँ पर देखते हैं। यकीनी तौर पर उनकी मदद की और उनकी एफर्ट्स हैं जिन्होंने यहाँ तक एक और रिकॉर्ड भी है जनाब, वो भी आपके साथ शुरू हैं। खातून ने बालों से हवा में मोलक होकर आलमी रिकॉर्ड बना लिया है जी। और ये अमरीकी खातून है लैला नून, जो एक सर्कस में अपने फन का मुजाहरा करती हैं। तो घर पे ट्राई करने की कोशिश आप बिल्कुल ना कीजिएगा जी। कैलिफोर्निया की स्टेट पार्क्स में सर के बालों की पोनी टेल के जरिए उन्होंने तकरीबन जो है वो अपने आप को ऊपर खड़ा किया। 25 मिनट और 11.5 सेकंड वो दरख्त पर लटक कर सबसे तवील वक्त तक बालों के जरिए फिजा में लटकी रही। और ये मेरे ख्याल में अच्छा शैम्पू भी इस्तेमाल करती हैं, कोई यकीनी तौर पे, वरना रीठा आंवले का इस्तेमाल करती हैं। इतने मजबूत बाल हैं, वरना और दूसरा इनका वजन भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आप ये बिल्कुल भी ट्राई ना कीजिएगा। इसके अंदर तमाम वजन तो आपका भी ज्यादा नहीं है कि आप, लेकिन मेरे बाल नहीं है ना, मैं कहाँ से लटूंगा। तो बहरहाल ये करतब भी पेश कर, और ये आसान नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड आपने ऐसा रिकॉर्ड कायम करने के लिए घर जज्बाती नहीं हो जाना आपने, पोनीटेल बांध के लटकने अपनी चुटिया को बांध दें और लटकने की कोशिश करें, तो रिकॉर्ड के चक्कर में कुछ और भी इंजरी हो सकती है। इंजरी भी हो सकती है और आपके सर के बाल भी सारे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आपकी हिम्मत जाएगा। दीगर अहम इश्यूज अभी भी बाकी हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ मौसम की। मुल्क के बेशतर हिस्से सख्त गर्मी की लपेट में आपके इल्म है, जिसके बाद हीट वेव की सूरत हाल जारी है। लेकिन रात गए मौसम में तब्दीली आई, खासतौर पे बालाई पंजाब में पिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में, रावलपिंडी में कल तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद बारिश भी शुरू होगी, जिसकी वजह से मैच भी रोकना पड़ा। तो मौसम की फोरकास्ट हम लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको अंजुम साहब। अंजुम साहब, मौसम में बेहतरी आई है और हम देख रहे हैं कि उसका असर पंजाब में भी हमें नज़र आ रहा है। आपने बालाई इलाकों में कहा था कि मौसम बेहतर होगा और बारिशें और हवाओं का एक सिलसिला दाखिल होगा। ये ज़रा लंबा चलने वाला सिलसिला है और किन किन इलाकों में मज़ीद असरअंदाज हो सकता है, और क्या हीट वेव से अब जान छूट जाएगी, गर्मी में थोड़ी कमी आएगी? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि कल आपने देखा कि इस्लामाबाद और उससे गिरदोनवा में आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश तो खैर कुछ ज़्यादा नहीं थी, ताहम मौसम कदरे बेहतर हो गया। ताहम आज नॉर्थ ईस्ट पंजाब, जिसमें सियालकोट, कसूर और उससे बुलेका इलाके और इवन ताहम ये जो हीट वेव का सिलसिला है ये मज़ीद अभी 2 से 3 रोज़ तक रहेगा, क्योंकि ये मैंने बताया था कि ये एक शैलो वेस्टर्ली है जो कि मोस्टली मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर करेगा। वो वाले 2 से 3 रोज तक वक्फे से बालाई इलाकों में बारिश होती रहेगी। उसका असर जो है वो हम देख रहे हैं पंजाब में भी नजर आ रहा है। तो पंजाब में भी गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। सिंध है यहाँ जी, अंजुम साहब से हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पा रहा। हम आपको बताएं कि मौसम में एक खासी तब्दीली आई है। जो नहीं सुबह हवाएं चल रही थी और बादल से बने हुए पॉजिटिव चेंज था। मेरे ख्याल में वो जो सिस्टम है हवाओं का, बारिश का, वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करके अपर पंजाब से
सेंट्रल पंजाब और फिर शायद अल्लाह करे ऐसा हो कि वो लोअर पंजाब तक जाए। लोग बहुत परेशान हैं हीट वेव की वजह से, क्योंकि पिछला जो एक हफ़्ता गुजरा है वो इंतहाई शदीद गर्मी में गुजरा है। तो हमारे नुमाइंदे मुल्तान के अंदर मौजूद हैं वहाँ पर, उनसे जान लेते हैं। जी मौज़न, आप बताइएगा इस वक्त गर्मी की क्या सूरत हाल है मुल्तान के अंदर, क्योंकि ओवरऑल हम देख रहे हैं पूरे पंजाब का मौसम खासा बेहतर हो गया है। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में शदीद गर्मी पड़ने का सिलसिला जारी है। अगर आज की दर्जा हरारत की बात करें तो 45-40 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है और फील लाइक जो है वो 50-50 डिग्री तक जो है वो जा रहा है। ऐसे में जो शहरी हैं उनकी जानिब से शरबत की और पानी की सबीलें लगाई जा रही हैं। शहरी मौजूद है, आपकी जानिब से शरबत की सबील लगाई जा रही है, लोग यहाँ रुक रहे हैं, आ रहे हैं, किस तरह से सोचा, लोगों ने कहा था, क्या था? नहीं, बस ये है कि नेकी का काम है, अल्लाह का रास्ते पे देना है पानी। ये है कि लोग बड़े बच्चे हैं, छोटे मुसाफिर हैं, जहाँ रेलवे स्टेशन भी साथ है, वो जो जितने भी आते हैं मुजफ्फर घाट से जो आते हैं लोग, तो वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह पानी पीते हैं। चलो स्वाब का काम है, हमारी दुकान में भी आ जाते हैं, फिर बाहर लगा देते हैं। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो शरबत की सबीलें लगा रहे हैं और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे परहेज़ किया जाए शदीद हीट वेव में। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया माज़न, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। और यकीनी तौर पर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, इससे बचने के लिए आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए और जो गैर ज़रूरी सफ़र है उससे गुरेज कीजिए। और अगर आपको जाना बहुत भी ज़रूरी है तो अर्ली मॉर्निंग जाइए या फिर अब शाम के औकात जो है वो अपने सफ़र के लिए चूज़ कीजिए। सर को ढांप के रखिए और सर को ढांप के रखिए। बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं उनका बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिनका ख्याल रखना है वो आपके बच्चे हैं और आपके बुजुर्ग हैं जो ज़्यादा इससे मुतासिर हो सकते हैं। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हमेशा अभी भी बाकी हैं, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और अब कुछ बात हो जाए ओवरसीज़ की। वो ओवरसीज़ जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाकर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एक बड़ी तादाद सेटल्ड है यूके के अंदर पाकिस्तानियों की, और वहाँ पे जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो ओवरसीज़ आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, ना सिर्फ उनकी मुश्किलात का अज़ाला करते हैं बल्कि पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। राजा साकिब खान हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा लेबर पार्टी से इनका ताल्लुक है यूके के अंदर, और क्योंकि पाकिस्तानी भी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो हमारे लिए इसलिए भी हमारे दिलों के करीब है क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे मुल्कों में जाकर। वेलकम टू शो कहेंगे राजा साकिब साहब आपको। और पहले तो पाकिस्तान आमद पर आपको खुशामदीद कहते हैं, फिर दूसरा हमारे प्रोग्राम में आमद पर। अच्छा, यकीनी तौर पर आप एक लंबे अरसे से वहाँ पर हैं और आपकी फैमिली भी वहाँ पर है। जो नए पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं उनके लिए तो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, और ऑब्वियसली वीज़ा से लेकर वो स्टूडेंट हो या कोई जॉब पर्सन हो, उसने वहाँ जाकर सेटल होना, वहाँ पर जॉब करनी या अपनी एजुकेशन मुकम्मल करनी, उसके लिए एक मुश्किल टास्क होता है। तो कभी आपको इस तरह की चीज़ें आपके सामने आई या कोई पाकिस्तानी ऐसा हो जो मुश्किल में पड़ा हुआ हो तो आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, उसको आपने उसकी हेल्प की हो, क्योंकि आप तो वहाँ पर एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मतलब बर्मिंघम में मैं रहता हूँ, तो उधर काफ़ी मतलब आपके ना ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आजकल काफ़ी आ गए। तो वहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो हमारे पास काफ़ी यहाँ से भी कुछ दोस्त हैं, वो भेजते रहते हैं लोग कि यार ये हमारा दोस्त है, इसकी लुक आफ्टर करनी है। तो वहाँ पे मेनली जो इशू आ रहा है ना हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जी, वो है जॉब का, क्योंकि उनको वर्किंग आवर्स जो लिमिटेड आवर्स होंगे या होंगे ही नहीं, वो 20 आवर्स होते हैं, वो भी पर वीक है। और उसमें तो ऑब्वियसली आपके खर्चे नहीं पूरे हो सकते, तो आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी देनी है, अकोमोडेशन की भी मतलब पे करना, और अकोमोडेशन वहाँ पे। अच्छा, बहुत से राज साहब स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है, वो वहाँ पे एडमिशन करवा लेते हैं, पहुँच जाते हैं, और वो फिर बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी टारगेट होता है कि हम स्किप करके या बंक करके हम अपने आवर्स कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो इलीगल हो जाता है, और अगर आप पकड़ में आ जाते हैं तो आपको वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। अगर वो तो इलीगल में आ जाता है, दूसरी बात है आपका वीज़ा इंस्टेंटली कैंसिल हो जाता है। अगर आप ये इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा बच्चों की रहनुमाई के लिए कि किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, और फिर जब वहाँ पर आ जाएँ तो किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को मैनेज करना है, स्टडी को भी और जॉब को भी। मेरा मशवरा ये होगा यहाँ आपके व्यूवर्स के लिए कि अगर कोई बंदा प्रॉपर चैनल से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता है, वो स्टडी के लिए आ रहा है, उसका वीज़ा स्टडी के लिए, उसको ये चाहिए कि किसी रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी के साथ अगर वो आ रहा है तो जो वर्किंग आवर्स अलाउड हैं उसमें से करे, और वहाँ पे अगर वो पकड़ा गया काम करते हुए किसी मतलब विदाउट एनी रीजनेबल मीन्स,
तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, उसका वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है और उसकी स्टडी इनकम्प्लीट रहेगी, उसको डिपोर्ट किया जाएगा और वापसी का भी होम ऑफिस फ्यूचर ऑब्वियसली मतलब वो टोटल जो है ना उस पर काफ़ी इश्यूज आते हैं उसके लिए। अच्छा, आप बता रहे थे कि अब कुछ पॉलिसीज सख्त हुई हैं मज़ीद वीज़ाज़ को लेकर, तो ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए हैं या ओवरऑल तमाम कंट्रीज़ के लिए कोई पॉलिसी डिफरेंट की गई हैं? नहीं, ये ओवरऑल जो है ना यूके गवर्नमेंट ने की हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्टामर ने की हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, मतलब आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, तो ये नहीं हुआ कि बंद किया हमने, कोई हमारी पार्टी जो है, हम मतलब लेबर पार्टी है, उन्होंने रिफॉर्म्स लाए। वर्क वीज़ा भी जो है इस पे जो लोअर था उस पर थोड़ा वो टफ़ कर रहे हैं। हायर स्किल्ड है वो ऑब्वियसली चल रहा है और यूके में भी वो ट्रेनिंग लोगों को करा रहे हैं कि वहाँ से अगर लोग हम हायर कर सकें। तो यहाँ अच्छा, आप तो खुद भी रहनुमा लेबर पार्टी हैं और यकीनी तौर पर सियासत में होना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में अलग एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान से बाहर अलग एक्सपीरियंस है, तो किस तरह का देखते हैं? पाकिस्तानी सियासत जैसा ही देखते हैं आप वहाँ पर भी, यूके के अंदर भी पॉलिटिक्स को, या थोड़ा डिफरेंस है इसके अंदर, या फिर वही धींगा मुश्ती जो यहाँ पर चलती है हमारे सियासतदानों के दरमियान? वहाँ पे हमारी पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है। मतलब अच्छा। मैं 16 साल का था जब मैंने लेबर पार्टी ज्वाइन की, तो मैं कैंपेन करता रहा लेबर पार्टी के लिए। मतलब जब अपॉर्चुनिटी आई तो मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ा अपने हलके से, तो मैं वहाँ से जीत भी गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2.5 साल हो गए, मैं बर्मिंघम सिटी काउंसिल को रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, वाह। अपने हलके से मेरा हल्का स्मॉल ही। इंस्पायरेशन क्या थी? क्या पॉलिटिक्स में जाने का शौक था? बड़ों ने मशवरा दिया? कैसे गए पॉलिटिक्स में? नहीं, असल में मैं शुरू से ही ना, मैं कुछ मतलब मेरे में था कि मैं सोशल वर्क में जरासीम थे पॉलिटिक्स के। मैं सोशल वर्क में बहुत इन्वॉल्व था। मैं एक दो चैरिटीज थी उनके साथ काम करता रहा। पाकिस्तान में भी एक अल खैर फाउंडेशन है, उनके साथ मैंने काम किया। तो इस हवाले से फिर मैं जब सोचा कि ऑब्वियसली अगर चेंज लाना है, रिफॉर्म लाना है, तो यू कैन ओनली डू दैट इफ़ यू आर इन पॉलिटिक्स, तो उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो फिर मेरा जो हल्का भी है वो भी काफ़ी 90% पाकिस्तानी पॉपुलेटेड, कश्मीरी। जी जी जी, वो तो मतलब हमारे लोग भी मतलब मेरे हल्के के लोग भी ना 90%। तो वहाँ पे इश्यूज थे, मतलब सफाई के, लैक ऑफ फंडिंग के, तो मतलब काफ़ी मसाइल थे। तो इस हवाले से फिर मैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है ना कि आपका अपना ही नुमाइंदा आपके अंदर से अगर आपके मसाइल हल कर रहा है, क्योंकि मैं उसी हल्के में भी रहता हूँ, उनके मसले मेरे ज़ाती मसले, मतलब मैं उसी हल्के में ही हूँ। आप खुद फेस करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर मतलब बस 2.5 साल अब हो गए हैं, चल रहे हैं। तो फिर आपको कैसे लगा कि एक लीडरशिप क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं और मैं एक पॉलिटिक्स में आके एक अच्छा लीडर बन सकता हूँ, तो मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? ये कब आपको पता चल गया? क्योंकि आपने तो बहुत छोटी उम्र में ही कैंपेनिंग शुरू कर दी थी, कैंपेन आप ही कर रहे थे इस पार्टी की। जब मेरा ख्याल है आई वाज 22-23 कि मुझे किसी बंदे ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि यार आपको ना वहाँ से इलेक्शन भी लड़ना चाहिए, आप मेंबर भी हैं लेबर पार्टी के, वहाँ पे पार्टी का मेंबर, पेड मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने कहा मुझे ज़रा सोचने दें, मैंने फैमिली से डिस्कस किया, तो फिर मैंने कहा ठीक है हम कर लेते हैं, बाकी देखी जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे यहाँ पर सियासत में आने के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए और बेसिकली जीतने के लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, और फिर आप पार्टी को एक अच्छा खासा फंड देते हैं, उसके बाद आपको सीट मिलती है। तो क्या वहाँ पर भी ऐसे हालात पेश आए आपको कि फंडिंग देनी पड़ी, फिर सियासत में आए और फिर आपने सीट जीती हो? और यहाँ पे तो रिकवरी भी होती है ना बाद में? यहाँ पे हाँ, उसके बाद पैसा वसूल भी होता है। वहाँ पे ना इस तरह का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे ये होता है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, जिस पार्टी से आप लड़ते हैं वो फंड्स भी देती है, वो आपको फंड्स देती है। कुछ मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, 2-2.5 हज़ार पाउंड होगा, मतलब आपकी इलेक्शन कैंपेन के लिए। अगर आप उससे ऊपर चले जाएं तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। अच्छा, नहीं तो बेसिक वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए? मतलब शराइत होती हैं? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आपके पास होना चाहिए, बैंकरप्सी नहीं होना चाहिए, कोई पब्लिक कोई FIR नहीं हो, कोई FIR वगैरह इस तरह का कुछ भी ना हो, मतलब आपका क्रिमिनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड साफ हो, क्योंकि उसके बगैर आप पब्लिक ऑफिस, किसी पब्लिक ऑफिस में इंग्लैंड में आप होल्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बरतानिया की, तो एक तारीख़ है, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो अल्लामा इकबाल हों, चाहे वो कायद आज़म हों, तालीम के लिए, आला तालीम के लिए स्टूडेंट्स की पहली चॉइस बरतानिया ही होती है। मशवरा क्या है
क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएं वहाँ का एडमिशन लेने से पहले भी, और फिर ज़हनी तौर पे किन चीज़ों के लिए तैयार होकर आएँ, किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ सकता है वहाँ पे? देखिए, इंग्लैंड इज़ ऑब्वियसली अ वेरी गुड कंट्री। हमारे पाकिस्तानी 159 बिलियन पाकिस्तानी वहाँ पे, ठीक है। और उस मुल्क में पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बिजनेस में भी हैं जी, पॉलिटिक्स में भी है, और भी शोबा में मतलब काफ़ी है, ठीक है। तो मतलब यहाँ मेरा ये मशवरा होगा कि किसी को अगर अपॉर्चुनिटी ये मिली है, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इसको अवेल करनी चाहिए। मतलब किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में वहाँ दाखिला लेना चाहिए। वहाँ की एजुकेशन ऑब्वियसली आपको ब्रोडन करती है, आपके लिए और जो एक्सपोजर आपका होता है तो उसको अवेल करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वहाँ आने से पहले मैं ये मशवरा दूंगा लोगों को कि अब ये ना सोच के आए कि मैं वहाँ से जो 20 आवर मुझे अलाउ है मैं उसमें से काम करके अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस दूंगा, या मैं आपको ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता कि फिर आप इलीगल काम फैमिली सपोर्ट आपको ज़रूरी है, फैमिली फैमिली की तरफ से आपको पैसा चाहिए बिल्कुल। होगा। मेरे काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे, बिजनेस ओनर्स हैं, वो उधर है इंग्लैंड में, मेरे पास ही होते हैं, मतलब मिलते भी रहते हैं। तो वो 20 आवर्स मतलब वैसे ही वो कहते हैं ये तो हम टाइम पास के लिए कर लेते हैं कि चलो, मेनली उनकी फीसिस, उनकी अकोमोडेशन वो पाकिस्तान से आ रहे थे, क्योंकि इतने में आपके लिए मुश्किल हो जाता। फिर आप एजुकेशन देखें, अगर आपको पता है कि आपको 2000 पाउंड चाहिए एंड ऑफ द मंथ, फिर आपने एजुकेशन नहीं करनी, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, फिर आपने वही करना है कि जहाँ पे भी ध्यान लगनी है कि मैंने पैसे कमाने। अच्छा राजा साहब, एक और चीज़ भी है कि मैंने वहाँ पर खुद जब मैं विज़िट करके आई तो मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वहाँ पे पाकिस्तान की चीज़ों को उस तरह से मौके नहीं मिल रहे हैं, या फिर हमारे पाकिस्तानी बिजनेस वहाँ पर शायद करना नहीं चाहते हैं, यहाँ की प्रोडक्ट्स को वहाँ पर ले जाकर सेल नहीं करना चाहते, और जो ऑलरेडी सेल हो रही हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी की प्रोडक्ट सेल हो रही है। क्योंकि मेरी ईद भी वहीं पर गुजरी अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे वहाँ से शॉपिंग भी करनी पड़ी अपनी ईद के लिए। जो सैंडल्स जो खुद से हम यहाँ पर बड़े ही लो क्वालिटी के होते हैं वो वहाँ पर अच्छे खासे दामों महंगे मतलब मिल रहे हैं। ड्रेसेस जो कि यहाँ पर बिल्कुल हम काबिल इस्तेमाल नहीं समझते, वो सूट वहाँ पर बड़े महंगे मिल रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारे हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी आबाद है, तो वहाँ पर क्यों नहीं हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जॉब्स छोड़ के अपने बिजनेस की तरफ आती है? क्या उसके लिए कोई मुश्किल पॉलिसीज़ हैं कि पाकिस्तानी आवाम कर नहीं पाती है, और अगर करते भी हैं तो बड़ी लो क्वालिटी चीज़ें वहाँ पर रखी जाती हैं? ये बड़ा आपने एक अच्छा सवाल किया है। इस पे मैं ये कहूँगा कि आई एग्री विद यू कि मेरी भी वाइफ जो है वो इंग्लैंड में ही होती हैं, मेरी वालदा है, सिस्टर हैं। बेसिकली मसला ये है कि ऑब्वियसली जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनको बड़ा मतलब पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं जी, वो बड़ा एक ना एक उनके, क्योंकि वो बाहर नेचुरली ना वो पाकिस्तान में कुछ होता है तो वो बड़ा इसको फील करते हैं। मसला ये है कि वहाँ के जो बिज़नेस ओनर्स हैं इंग्लैंड के, जो बिज़नेस करते हैं, मेरी भी एक दफ़ा वो आप वाला सवाल, एक बंदे से बात हुई तो उसने मुझे कहा यार मैंने एक दफ़ा ना किसी से कहा कि कंटेनर भेजें पाकिस्तान से। अच्छा, तो मेरे से ना मुल्तान में था, मेरा ख्याल है मैंगोज़ का था, ठीक है। उसने कहा जी एक कंटेनर अच्छा आया, दूसरा जो कंटेनर था वो बिल्कुल मेरा नुकसान हो गया, क्वालिटी वो मेंटेन नहीं तो करते। लोग, मेरा ख्याल है दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील कि लोग डरते हैं कि पाकिस्तान में ना कि दो नंबरी ना हो जाए, मतलब या दो धोखा ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, कुछ इस तरह का। मैं काफ़ी लोग जानता हूँ जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, कुछ वो बेच के चले गए। कुछ लोगों की गलती की वजह से या लालच की वजह से सारों का नुकसान होता है या नाम खराब होता है। मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट पंजाब को, जी, गवर्नमेंट पाकिस्तान को ट्रू चाहिए एक प्रॉपर सेल बनाए ओवरसीज़ लोगों के लिए, जो ऑब्वियसली ओवरसीज़ लोग हमारे मुल्क का एक सरमाया है, तो उनके जो मसाइल हैं, इवन अगर बिजनेस को कर रहा है उसके हवाले से या कोई लैंड का इशू है, इनको प्रॉपर्ली अकोमोडेट, उनको फैसिलिटेट करें। वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, सारे मसाइल एक ही जगह और से। ये जो रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये जो OPC कॉन्फ्रेंस रखी थी, जी, जी। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, ये बड़ा एक ज़बरदस्त उस पर गया है, मतलब चीफ आर्मी चीफ साहब थे, पूरी दुनिया की नुमाइंदगी हुई, अहम शख्सियात हैं, बिल्कुल वहाँ पे ना उनको बड़ा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ा एक बूस्ट मिला है, मतलब कि मतलब उन्होंने बताया ये सिस्टम, काफ़ी लोग हैं जो सिस्टम से वाकिफ़ नहीं है, वहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे उनको पता नहीं होता क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको माहौल साजगार बनाना होगा,
ऑपरेशंस को आसान करना। देखिए मैं लाहौर में पिछले हफ्ते से बैठा हूँ। पाकिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। जी, यहाँ पे हर चीज़ है, मतलब आपको हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। वेदर के हवाले से भी ज़बरदस्त है। सिर्फ हमारे पास ना ये एक दो चीज़ों का मसला है, ये हल हो जाए इंशाल्लाह लोग दुनिया से इधर आया करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत शुक्रिया। राजा साकिब खान हमारे साथ मौजूद थे, यंगेस्ट मेयर, लेबर पार्टी के रहनुमा भी हैं, और उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों पे अगर गौर किया जाए तो बड़ा पोटेंशियल है, और उन स्टूडेंट्स को भी इन चीज़ों को मद्देनजर रखना होगा जिस पे हमने बात किया कि आपने उन क्राइटेरियाज के अंदर पूरे उतरते हुए जो कवानीन है उस पर अमल करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल जी। हम आगे बढ़ते हैं जनाब, और यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो कि 103 सेकेंड के अंदर एक रोबो क्यूब हल कर सकता है। तो तलबा की टीम ने इस रोबोट को किस तरह से डिज़ाइन किया है और इसको नाम दिया गया है। इस टीम में शामिल एक तालिब इल्म पेट्रो हैं, जिनके मुताबिक एक इंसानी पलक झपकने में तकरीबन 300 से 200 मिली सेकेंड का वक्त लगता है, जिसके अंदर ये जो क्यूब है ये हल हो जाता है। बिल्कुल, आप इसके मनाज़िर भी देख सकते हैं। उससे पहले आपको ये एहसास हो कि ये रोबोट हरकत कर रहा है, ये रूबिक क्यूब को हल भी कर लेता है। तो इतना बासलाहियत रोबोट है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में ये टफ़ टाइम देने वाले हैं इंसानों को, लेकिन इनकी जो इंटेलिजेंस है अभी तक अगर आप इसको कंट्रोल रखें तो यकीनी तौर पे इससे फ़ायदा भी। वैसे इस तरह के क्यूब्स को हल करना बहुत मुश्किल होता है जुनैद। मैं तो बहुत बार दिमाग लगाती हूँ, लेकिन आप मुझे एक गुत्थी सुलझाती हूँ और दूसरी गुत्थी उलझ जाती है। हल करने में कामयाब नहीं होंगे। मेरी अपनी कोशिशें बड़ी ज़ाया गई हैं, लेकिन ऐसे जीनियस मौजूद हैं, ऐसे बच्चे मौजूद हैं नाज़रीन। आजकल के बच्चे तो वैसे ही बहुत रोबोटिक। अच्छा, मेरे मियाँ कर लेते हैं, मेरे देवर भी कर लेते हैं, और मैं हमेशा उनके सामने फेल हो जाती हूँ, जो कि मुझे। चलें एक बार फिर ट्राई कीजिएगा, रोबोट्स को देखें ना, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है भारत। तो ये कनेक्शन है स्टूडेंट्स की। उम्मीद करते हैं आने वाले वक्तों में रोबोट जो हैं वो इंसान के लिए मुश्किलात ख़त्म करने में मुश्किलात पैदा भी कर सकते हैं, ना सिर्फ आसानियाँ पैदा करे बल्कि मुश्किलात भी आने वाले दिनों में पैदा कर सकते हैं। सो हमें अवेयर रहना होगा। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर आम इश्यूज़ अभी बाकी हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं, और अभी हमारा जो टॉपिक है उसमें फैमिली डॉक्टर, क्योंकि आज डे भी मनाया जा रहा है तो इसलिए हमने स्पेशली फैमिली डॉक्टर साहब को बुलाया है। फैमिली डॉक्टर हर ख़ानदान का एक अहम जुज़ होता है, एक अहम हिस्सा होता है। हम सेहत से मुतालिक कोई भी छोटी से छोटी परेशानी हो या कोई हमारे जिस्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, हम किसी भी बीमारी से गुजर रहे हो, छोटे बड़े, तो हम अपने फैमिली डॉक्टर से रुजू करते हैं। तो फैमिली डॉक्टर हमारी तमाम बीमारियों को एड्रेस करते हैं, उसके बाद फिर हमें बताते हैं कि अब हमें आगे क्या करना होगा। और इसलिए आज हम आलमी फैमिली डॉक्टर डे के मौके पर उनके शुक्रगुजार हैं। वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में हमेशा हमारी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में फैमिली डॉक्टरों की जो शराकत है इसको तस्लीम करने और उनके किरदार को उजागर करने के लिए हर साल 19 मई को आलमी फैमिली डॉक्टर डे FDD मनाया जाता है। हम भी इसे मना रहे हैं और ट्रिब्यूट पेश करते हैं तमाम फैमिली डॉक्टर्स को। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कैप्टन रिटायर्ड अरशद हुमायूं साहब, फैमिली में आपको वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब। तो ये सबसे पहले जिस तरह हिस्ट्री हमने बताई है, अहमियत तो बहुत ज़्यादा है फैमिली डॉक्टर्स की, क्यों ज़रूरी है, ज़रा आवाम की आगाही के लिए अगर आप एक ओवरव्यू दे सकें। सबसे बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे है। जी हाँ, इसको 2010 में WHO और वोनका ने ये शुरू किया था। वोनका एक फैमिली डॉक्टर्स की आलमी तंजीम है और 2010-19 मई से ये हर साल ये मनाया जा रहा है जी। और ख़ास तौर पे इसकी ज़रूरत इसलिए है कि ये तस्लीम किया जाए कि फैमिली डॉक्टर का रोल जो है एक बड़ा रीढ़ की हड्डी की तरह वो है, जी हाँ, क्योंकि उसी ने आगे पेशेंट को ना डायग्नोज करना है, तशखीस करना है और प्रॉपर कंसल्टेंट के पास, स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करना है। बिल्कुल ठीक। तो जिधर तक वो कर सकता है उस टाइम तक करेगा, उसके बाद वो रेफ़र कर देगा। क्योंकि इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि टर्शरी केयर पर आपका बोझ कम हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। वो जो फिल्टर होके पहुंचेंगे ना, वो फिल्टर होके पहुंचेंगे। तो डॉक्टर साहब, आजकल जो तरीका है इलाज हमने शुरू किया हुआ है, हम सब ने अपना अपना एक डॉक्टर रखा हुआ होता है। कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी के पास चाइल्ड, अगर बच्चों का मसला आ गया तो हम पीड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, मदर का कोई आ गया तो हम किसी और के पास जाते हैं, अपना कोई मसला है तो हम गायनी के पास जाते हैं। मतलब हर एक ने अपना अपना एक अलग डॉक्टर रखा हुआ है। तो क्या ये तरीका एक ठीक है, या एक फैमिली डॉक्टर के पास आपकी एक पूरी हिस्ट्री होना और उसी के पास बार बार जाना, ये ठीक है? फैमिली डॉक्टर एक होना चाहिए जो आप समझते हैं कि आपके नज़दीक है और आपके तमाम जो फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, उसकी और डिजीज़, बिल्कुल ठीक है, उसकी हिस्ट्री उसके पास होती है
और उनको लेके वो फिर आगे चलते हैं। वो आसानी हो जाती है मरीज के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी। अच्छा, आप अपने मौजू की तरफ आ जाते हैं। हमारा मौजू बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब है यूरिक एसिड और बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल। तो इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, जिसके इसकी शिकायत हो, वजूहात क्या होती हैं, फिर उसके इलाज की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो यूरिक एसिड जो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में पाया जाता है, और इसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि कोई आपके अंगूठे में दर्द शुरू हो जाता है, सोजश शुरू हो जाती है। हाथ के, पाँव के या दोनों के? हाथ के भी हो सकता है, पाँव के ज़्यादा होते हैं। ओके। पाँव के अंगूठे में किसी एक में शुरू हो जाता है, और हम बड़ी आसानी के साथ उसको तशखीस कर लेते हैं। मेरे पास एक हॉलैंड से प्लेयर था, वो आए सुबह सुबह तो कहते हैं डॉक्टर साहब आई हैव सम इंसेक्ट बाइट ऑन माई बिग टो। तो मैंने जब देखा, चेक किया, मैंने कहा नो दिस इज नॉट इंसेक्ट बाइट, यू माइट हैव टेकन सम फूड एट सम होटल, दिस इज होटलिंग प्रॉब्लम। मीट खाते हैं ना, तो वो मीट खाने के बाद जो है ना यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल एक ही चीज़ें हैं? दोनों की सिम्टम्स भी एक ही होंगे? बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं जी, डिफरेंट होंगी। जो यूरिक एसिड है वो आपके प्रोटीन प्यूरिन्स के साथ बनते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं वो आपके प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है। तो आमतौर पर ये गुर्दे से ये एक्सक्रीट होती हैं जो यूरिक एसिड होता है। गुर्दे में कोई प्रॉब्लम हो तो यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो क्रॉनिक किडनी पेशेंट हैं उनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है। उसकी रीज़न ये है कि गुर्दे से वो यूरिक एसिड बाहर नहीं आ रहा होता, वो बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। और वो फिर प्रॉब्लम पैदा करता है, मकसद है जोड़ों में दर्द, जिस्म में दर्द, पट्ठों में दर्द, ये सारी चीज़ें जो हैं। अच्छा, ये यूरिक एसिड की वजह से, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके पाँव का अंगूठा या हाथ का अंगूठा या कोई भी उंगली आपकी सुन्न हो जाएगी या दर्द करनी शुरू कर देगी। देखें, जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो आपका जो समझें कि एथेरोस्क्लेरोसिस करेगा, इसको खून की चर्बी कह लें। अच्छा। इसके भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उसमें HDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं। HDL इज़ ए गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL इज़ ए बैड कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड लाहौर में बहुत ज़्यादा है, गुजरांवाला के लोगों में बहुत ज़्यादा है ट्राइग्लिसराइड। अच्छा। क्योंकि ये पाए शाये निहारियाँ शियारियाँ जो चलती हैं ना, दिल्ली निहारी, बॉम्बे निहारी सारी, तो ये खाने से जो है ना कोलेस्ट्रॉल। थोड़ा सा अगर आप रहनुमाई करें कि आप ये बता रहे हैं कि गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से यूरिक एसिड होता है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं, और अगर कोई मुसलसल इसका इस्तेमाल करता है तो कितने अरसे तक फिर आपको अपने अंदर उसकी असरात नज़र आएंगे? देखें, प्रॉब्लम जो होती है ना वो पहले बॉडी के अंदर शुरू होती है, उसके बाद उसमें पैथोलॉजी शुरू होती है। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो गोश्त खाता है उसका यूरिक एसिड। हाँ, अगर वो वर्कआउट करता है या उसका लाइफस्टाइल बाकी बेहतर है तो वो उसको कवर कर लेगा। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, सब्जियां साथ ले रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो यूरिक एसिड जो है वो, अगर उसमें गुर्दे में प्रॉब्लम आ गई है तो वो तो आम बंदा जो गोश्त खाएगा थोड़ा बहुत, उससे वो भी डैमेज बढ़ जाएगा। तो इसके लिए कोई एज भी है कि इस एज का बंदा खाएगा तो उसके ऊपर ज्यादा, उसके ऊपर असरअंदाज होगा? क्योंकि बड़ों को ही हम देखते हैं ज्यादा यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है। देखें, इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि फीमेल में हम कहते हैं कि 6 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। अगर 6 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड का। ठीक है, यूरिक एसिड। और मर्दों में अगर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लीटर से ज़्यादा है तो फिर हम कहेंगे कि जी यूरिक एसिड बढ़ गया है, इसका इलाज करें। ओके। अच्छा, एक बड़ी ज़रूरी बात है, एक्यूट जो आपका यूरिक एसिड बढ़ता है ना, तो उसमें यूरिक एसिड निकालने वाली मेडिसिन नहीं देते, वो नुकसान करती है। अच्छा। उसमें सिंपल हम ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जैसे स्टीरॉयड है, NSAIDs हैं, कोई इस तरह की मेडिसिन, वो वाली नहीं देते जिसमें एलोप्यूरिनोल है, फेबॉक्सिस्टैट है, जो आमतौर पे यूज़ होती हैं, आपको पता है जो यूरिक एसिड के लिए मेडिसिन यूज़ होती हैं, वो हम एक्यूट कंडीशन में नहीं देते। ठीक है। वो देते हैं 1 महीने के बाद, शुरू में बॉडी उसके लिए तैयार हो जाए। हाँ, शुरू में हम उसको यूरिक एसिड जो इकट्ठा होता है वो बाहर निकाल लेते हैं गुर्दे के रस्ते, एलोप्यूरिनोल वगैरह दे के और दूसरी कोल्चिसिन दे के। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद आपने बाकी चीज़ें देनी है, फेबॉक्सिस्टैट है या एलोप्यूरिनोल है। ठीक है। और एक और चीज़ बड़ी लोगों में मिथ है, वो कहते हैं जी कि बड़ा गोश्त खाने से यूरिक एसिड होता है, और रेड मीट से उमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि होता है, वाइट मीट से नहीं होता, फिश वगैरह से नहीं होता, हालांकि फिश से भी होता है। अच्छा। बल्कि बीन्स से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। ओके। देखें ना, प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स कितने, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक्सेस किसी चीज़ की होगी, आपका वर्कआउट और लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो वो बीन से भी हो सकता है, वो फिश से भी हो सकता है। देखें, बात सुने, प्रोटीन्स आपने ज़हन में रखना है। एक एनिमल प्रोटीन्स होती हैं, एक वेजिटेबल प्रोटीन होती हैं। तो दोनों प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट प्यूरिन्स हैं, यूरिक एसिड बढ़ता है। एनिमल प्रोटीन से ज़्यादा बढ़ता है
वेजिटल प्रोटीन। अच्छा डॉक्टर साहब, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल भी कोई चीज़ है या बस ऐसे मिथ ही है, और किन चीज़ों से बनता है? क्यों, क्या कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सा हम इजाफी तौर पे अंदर? गुड कोलेस्ट्रॉल जी HDL है, ठीक है, और HDL अच्छे है, हमारे लिए बेहतर है क्योंकि वो बॉडी के लिए और एथेरोस्क्लेरोसिस को बचाने में हेल्पफुल होता है। ओके। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आमतौर पे हम कहते हैं कि बादाम खाएं या अखरोट खाएं या कोई इस किस्म की चीज़ें खाने से ना गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका बनता है। ठीक है। एक्सरसाइज करने से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अच्छा, आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना। इसी तरह सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ना वो हर बीमारी में फ़ायदेमंद है। बिल्कुल सही। चाहे वो यूरिक एसिड है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, उसमें जो है लाइफस्टाइल का अच्छा पानी डॉक्टर साहब, का। आजकल जो बच्चे भी हैं हमारे, वो भी ये कंप्लेन करते हैं कि वो ज़्यादा देर बैठे रहे हैं तो पाँव सुन्न हो गए हैं, पाँव पे चींटियाँ दौड़ रही हैं, हाथों पे चींटियाँ दौड़ रही हैं, एक ही साइड पर ज़्यादा देर लेटे रहे हैं तो वो बाजू सुन्न हो जाती है। तो क्या बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड का मसला हो सकता है, या फिर ये सिर्फ बड़ों के लिए है? बच्चों को ज़्यादा देर बैठे रहने से वैसे ही सुन्न हो जाती है? आम तौर पे बच्चों में कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड वगैरह नहीं होता चांस, लेकिन रेयर केसेस में आप कह सकते हैं कि बच्चों में हो जाता है। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे हों, मीट लवर हों, देखें तो क्या उनके अंदर हो सकती देखें है? जो बच्चे जो वो फैटी टेंडेंसी उनमें होती है तो वो तो डाइट की वजह से है ना, कि जो आप इस तरह के बर्गर वगैरह लेने या इस तरह की चीज़ें करनी जिसमें आप कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन कम ले रहे हैं। अगर कैलोरीज ज़्यादा लेंगे तो वो जिस्म में मोटापा आ जाएगा, अगर प्रोटीन्स लेंगे तो वो मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जी मतवाजन ग़िज़ा लें। मतवाजन ग़िज़ा जो है उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, उसमें आप किसी चीज़ को मना नहीं कर सकते। अच्छा, अमूमी तौर पे ये फॉरेन वेस्ट के अंदर और अमेरिका के अंदर दीगर ममालिक के अंदर ये रूटीन का हिस्सा है, क्योंकि मेडिकल फ्री है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो लोग चेक करवाते रहते हैं। किस एज के बाद आपको कम से कम साल के अंदर एक बार कम से कम अपना पूरा ये चेकअप करवाना चाहिए, ताकि पता चल जाए किस से फेज से गुजर रहे हैं आप, किन मसाइल से? ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो है ना, हर पेशेंट के लिए डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। हम फिक्स नहीं कर सकते कि जी, क्योंकि हमने देखा है यंग एज में भी हो गया शुरू, ये भी यंग एज में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया, शुगर भी होना शुरू हो गया अब तो। हार्ट अटैक भी हो रहे हैं 20 ईयर्स में जी, 20 ईयर में हार्ट अटैक हो जी, और यंग एज में आपका जो ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो हम ये कह नहीं सकते, ये जो फैमिली डॉक्टर है ये उसका काम है, ये वो देखे कि इस फैमिली में ये बीमारी चल रही है या इस पेशेंट में कुछ ऐसी सिम्टम्स आ रही हैं, तो सिम्टम्स के साथ फिर आप चेकअप करवा लें। लेकिन नॉर्मली हम कहते हैं कि 40 इयर्स के बाद ठीक है आप तक। अच्छा, ये कौन से टेस्ट हैं यूरिक एसिड के, कोलेस्ट्रॉल के? क्या कोई स्पेसिफिक नेम है इनका या? आप सिंपल नाश्ते से पहले हम कहते हैं कि 10 आवर्स की फास्ट करके ना 10 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, ठीक है, और 10 घंटे के बाद आप लेबॉर्ट्री में चले जाएं, ठीक है, और उसका जो फास्टिंग होता है लिपिड्स प्रोफाइल उसको कहते हैं, ओके, उसमें सारे आ जाते हैं, ये सब कुछ आ जाएगा, 10 सारा hours कुछ आ फास्टिंग जाएगा। के साथ। अच्छा, दूसरा हम कहते हैं कि जी चलें फास्टिंग ब्लड शुगर भी करवा लें, ओके, ठीक है, यूरिक एसिड करवा लें। अच्छा, एक और भी इस तरह की चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो हमें हर एक को हमारे जिंदगी लोगों में करवाने अगर चाहिए। HB कम है तो हम कहते हैं कि आप ESR भी, आप HB भी करवाएं, TLC करवा लें, बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये एक सिंपल कि अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए आप अपने मामूल के जो टेस्ट हैं वो तो करवाते रहें, साल बाद करवाएं, 1.5 साल के बाद करवाएं, बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, Thank you so much, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह से हम आपको आज फैमिली डॉक्टर डे मना रहे हैं उसकी अहमियत भी यही है, इसीलिए उजागर करने की कोशिश कर रहे थे कि आप अपने फैमिली डॉक्टर के साथ रुजू करें, वो आपको बताएं कि आपके लिए बेस्ट क्या है और आपकी फैमिली में किस चीज़ की हिस्ट्री चल रही है और आपको कौन कौन से टेस्ट जो है वो वक्त पे करवा लेने एक चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सितारों का अहवाल, हमारे साथ रहेगा। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। और अभी हम बात करेंगे आपके फेवरेट टॉपिक की, जिसमें हम आपको बताते हैं सितारों का अहवाल। ये हफ्ता आपका कैसा गुजरने वाला है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए जाते हैं दाऊद भाई की तरफ। जी, दाऊद भाई को वेलकम कहते हैं। और दाऊद भाई, आपसे जानते हैं कि ये हफ्ता किसका कैसा रहने वाला है, किस सितारे के लिए मुश्किलात नज़र आती हैं और कौन सा सितारा इस पूरे हफ्ते में खुशबाश रहने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया। और वीकली हॉरोस्कोप जी, सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल वालों की। जरूर। तो एरीज वालों का इस वीक का एक ही कार्ड निकालेंगे, कैसा रहेगा एरीज वाला। तो ये कार्ड है नई शुरुआत का, कुछ बढ़िया कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट लग रहा है एरीज। हाँ, कॉन्फिडेंट हैं, कुछ नया कर सकते हैं, मामला की बड़ी ज़बरदस्त हेल्प है
और आप चाहे बिजनेस करें, चाहे जॉब करें, चाहे आप मोहब्बत से मुतल्लिक़ ज़िंदगी को देखें, तो इस हफ्ते में आपकी बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी। जबरदस्त। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करिएगा और इस वीक की एक ख़ास बात यह है कि कुछ नया आप कर सकते हैं। अच्छा दाऊद भाई, मुझे तो वैसे लग रहा है कि इस हफ्ते बीच पे जाने का प्लान बनाना चाहिए। ये इसका लाहौर में वॉक करनी, वो इंडिया ने जो वॉक खबर करनी चाहिए, फैलाई है वो झूठी है। वॉक करनी चाहिए। और दूसरा ये कि यहाँ पे आप एनिमल्स देख रहे हैं, तो जानवरों को अगर आप खाना डालेंगे या जिस तरह परिंदे हैं उनको अगर आप खाना डालेंगे या दाने डालेंगे तो बहुत अच्छी एनर्जी। नहीं, पानी आजकल गर्मी इतनी ज्यादा पिला सकते हैं, इतनी ज्यादा गर्मी है और सदका है, ये बहुत बड़ा सदका है कि अगर आप अपनी छत पे पानी और जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी शादी नहीं हुई ना, वो खास तौर पे वो रूह अफ़ज़ा पिलाएं ना पिलाएं, पानी जरूर पिलाएं ताकि दुआएं। हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनको खूबसूरत बीवियों की ख्वाहिश थी, तो उन्होंने जामे शीरी दबा के पिलाया है चिड़ियों कौवों को। अच्छा, जो बीवियों का क्लैरिटी का कार्ड है एरीज वालों का, ये तो हाथ में तलवार दिख रही है। नहीं, क्लैरिटी मिल जाएगी कि किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी। अच्छी एनर्जी है, अच्छी, बहुत अच्छी है। तलवार लेकर ही आएगी बिल्कुल। वो आपको दिख ही रही होगी, है ना? हाँ, इसके बाद है टॉरस वाले। ठीक है, तो टॉरस वालों की इस वीक की हम एनर्जी देखते हैं, एक ही कार्ड देखते हैं कि टॉरस वालों का ये वीक कैसा रहेगा। तो टॉरस वालों का ये वीक है तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन बातें अपने तक रखें। ये ठीक है, ये जो कार्ड है ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, जान और रूहानियत का कार्ड है। अगर आप अपने बड़े काम राजदारी के साथ अपने फैसले करें, थोड़ा सा स्पीड हमें रखनी होगी दाऊद भाई। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी। दी हाई पेंटिकल्स की एनर्जी है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कामयाबी मिलेगी। जॉब और बिजनेस में दी लवर्स का कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी, कामयाबी मिलेगी और बड़े ज़बरदस्त आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। एक चीज़ ये है कि अगर आप अपने मामलात से मुतल्लिका इस वीक में बुर्ज सौर वाले ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला का विर्द करें तो बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। नेक्स्ट है जनाब बुर्ज जौज़ा वाले। बुर्ज जौज़ा वालों का एक ही कार्ड मैं निकालूं तो बुर्ज जौज़ा वालों को किसी मामले से मुतल्लिका एहतियात रखनी चाहिए। अच्छा जी, चीटिंग हो सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है, मामला ख़राब हो सकते हैं। ठीक। और यहाँ पे अगर जॉब और बिजनेस है तो वो तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर मोहब्बत की बात करूँ तो मोहब्बत में ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द रखना चाहिए इनको, ताकि इनकी मोहब्बत से मुतल्लिका एनर्जी पॉजिटिव रहे। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास कैंसर वाले। अच्छा, कैंसर वालों के इस वीक का एक ही कार्ड टैरो कार्ड से निकालें तो कैंसर वाले भी इस वीक में बहुत अच्छी एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। जैसा कि जॉब बिजनेस और कैरियर में प्लानिंग नजर आती है, और मोहब्बत में अगर बात करें तो इनको अपनी फजूल खर्ची और अखराजात को कंट्रोल, मोहब्बत पे फजूल खर्ची नहीं करनी, कंट्रोल रखना है। सही। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास लियो वाले। लियो वालों की इस वीक की एक ही कार्ड की एनर्जी निकालें तो लियो वाले इस वीक में किंग ऑफ पेंटिकल्स, रुके हुए काम हो सकते हैं, पुराने कामों में मदद आएगी और नया भी कुछ बड़ा करते हुए नजर आते हैं। अगर मैं जॉब और बिजनेस की बात करूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में नेगेटिविटी है। तो यहाँ पे आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, उससे आपकी हेल्प रहेगी। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास विर्गो, बुर्ज सुमला। विर्गो वालों का एक ही कार्ड इस वीक का निकालें तो विर्गो वाले बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के मालिक नजर आते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे इस वीक में, काम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पे बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में अपनी बातें अपने तक रखें, जितना अपनी बातें अपने तक रखेंगे हेल्प होगी। और मोहब्बत की बात करूँ, ये तो पहले भी नहीं बताते, बड़े छुपे रुस्तम। हाँ, ये विर्गो है ना। हाँ जी, ये तो पहले भी नहीं पता चलने देते। नहीं बताएंगे ये, देख लो तुम दो में आपस में। नेक्स्ट है जनाब लिब्रा। लिब्रा वालों की इस वीक का एक ही कार्ड निकालें तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर आप चाहते हैं अपना जॉब बिजनेस कैरियर रिलेटिव्स तो सबको टेलीफोन कॉल, राब्ते, मैसेजेस, व्हाट्सएप सब, और इस वीक में ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल भी रहेगा। अच्छा जी, जॉब बिजनेस और कैरियर की खुशियाँ हैं, कामयाबियाँ हैं। और यहाँ पे बात करें आपके रिलेशन की तो रिलेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। लिब्रा वालों के लिए ये वीक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये वीक ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा ही है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, स्कॉर्पियो वालों का इस वीक का एक ही कार्ड निकालें तो स्कॉर्पियो वाले इस वीक में ये कार्ड है डेथ कार्ड, चेंजिंग है कुछ चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे आपने ड्राइविंग भी बहुत एहतियात से करनी है, खासकर जब आप घर से निकलें
तो बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह ज़रूर पढ़िएगा। जॉब बिजनेस और कैरियर में भी एहतियात रखिएगा, नेगेटिविटी हो सकती है, और मोहब्बत से मुतल्लिका अच्छी ऑप्शन है, तो यहाँ भी आपको एहतियात करनी है। बस मोहब्बत कीजिएगा, बाकी सारे काम रहने दें। अच्छा जी, नेक्स्ट है जनाब मेरे पास सेजिटेरियस वाले। सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूँ, सेजिटेरियस वालों का भी ये वीक बहुत पॉजिटिव है। रुके हुए कामों का होना और मौजूदा कामों का बेहतरीन तरीके से चलना, और कोई नया जॉब बिजनेस और कैरियर में और मोहब्बत में भी मुतल्लिका आप अच्छी एनर्जी रख रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों से मुतल्लिका डबल माइंडेड है, ये डबल माइंडेड आप ख़त्म कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपकी एंड ऑफ द वीक में बहुत अच्छी एनर्जी है, सदका वगैरह ज़रूर दीजिएगा। दुरुस्त। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों का इस वीक का एक ही कार्ड निकालें तो कैप्रिकॉन वालों को इस वीक में स्पिरिचुअलिटी से हेल्प लेनी चाहिए, रूहानियत से हेल्प लेनी चाहिए। आप लोगों के जॉब बिजनेस और कैरियर में जस्टिस, इंसाफ, बैलेंस करना चाहिए, तो चिल्ला काटना और बेहतर रहेगा। मोहब्बत अच्छी है। नहीं, ये होती है कि अल्लाह ताला से जितनी आप दुआ करते हैं, आपकी एनर्जी जब रूहानी अच्छी होती है तो आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो ये वीक आपका दुआएं कबूल करवाने का अल्लाह ताला से बहुत अच्छा नजर आता है। नेक्स्ट है मेरे पास जनाब एक्वेरियस वाले। एक्वेरियस वालों का इस वीक का एक ही कार्ड निकालें तो एक्वेरियस वालों के ऊपर इस वीक में ज़्यादा जिम्मेदारियां नज़र आती हैं और बर्डन नज़र आता है। सेहत का भी ख्याल करना है, वॉक भी ज़रूर करनी है, और जॉब बिजनेस और कैरियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, पैसे अचानक मिल सकते हैं। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी अच्छी ऑप्शंस रहेगी, और या अल्लाह या रहमान का विर्द बहुत अच्छी एनर्जी, और सदका आप सैटरडे को दीजिएगा, काले मार्च का सदका दे सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास जनाब पाइसेस बुर्ज हौत, आखिरी सितारा। वैसे आप भी माशाल्लाह एक सितारा है। अरे वाह। पाइसेस बुर्ज हौत वालों का इस वीक में चेंजिंग है, बड़ी तब्दीली है। क्या ये चेंजिंग आपके हक में जाएगी? बिल्कुल जाएगी। यानी कि जो आप परेशान थे, ये परेशानी ख़त्म होने का वीक है आप लोगों का। जॉब बिजनेस और कैरियर में खुशियाँ, पैसे आएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, मोहब्बत में भी कामयाबी रहेगी, और पढ़ने के लिए आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। थैंक यू सो मच दाऊद भाई। इन चीज़ों पे अमल कीजिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए, हफ्ते को खुशगवार बनाइए, और सदका और खैरात तो आप हर वक्त करते रहा करें, ताकि आपके ऊपर जो मुश्किलें आने वाली हैं वो भी टल जाएंगी। हमें प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।